नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का यूट्यूब चैनल लाइव स्टडीज विद आशु पर स्वागत है। आप लोगों को बता दें कि बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 32वीं जून में प्रस्तावित है। उसी के अनुसार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे और इससे हम लोग सहयोग प्राप्त करेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल हो और ज़्यादा सहायक हो सके। ठीक है, तो इस तरह ये वीडियो आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो ही होगा और प्रीवियस इस क्वेश्चन को पूरी तरह विस्तारपूर्वक हम लोग करेंटली जोड़ के पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम 32वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा ये 2010 के आसपास हुआ है। तो इसमें हम आपको बता दें कि इसमें पहले 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे। 50 क्वेश्चन जीके का और 50 जीएस होता था और 50 क्वेश्चन ला का होता था। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य कितने हैं? तो यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन जो पूछा हुआ है सार्क का, SAARC, तो इसको बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो फुल फॉर्म में इसको ज़रूर एक बार देखिएगा। और ये सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था, दिसंबर 1985 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, ठीक है, नेपाल में है। तो इसके कितने सदस्य हैं? तो इसका सदस्य हम बता देते हैं, 8 इसके सदस्य हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि सार्क का कौन सा सदस्य नहीं है? तो आपको बता दें, भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसका ये सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो 8 सदस्य कौन कौन है हम लोग ये भी देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन इसका जो दिया हुआ है नीचे संक्षेप में विवरण इसका विस्तारपूर्वक है, जो आप देख लेते हैं। इसका आंसर 8 होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, ये नीचे दिया हुआ है पूरा जो हम बताए हैं वो उसके अनुसार ही और भी विस्तारपूर्वक दिया हुआ है। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान है। ठीक है, तो जो लास्ट 8वां सदस्य है 2007 में शामिल हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता आयु क्या है? तो आपको यहाँ बता दें कि ये सेकंड क्वेश्चन में ये बता रहा है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। तो आर्टिकल 58 बताता है कि राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ये अर्हता उसमें बताता है। तो इसमें बताता है कि वो पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है कि वो 35 साल का उम्र प्राप्त कर लिया हो, और तीसरा है कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता रखता हो, और चौथा देता है कि वो किसी भी लाभ पद पे हासिल न हो। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन होगा सी, यानी कि 35 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ ये भी बता दें कि आर्टिकल जो है 53 से लेके 62 तक, तो ये राष्ट्रपति के बारे में है। तो ये ज़रूर एक बार पढ़ ले, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं, इसमें देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन है जो बेहतर विस्तारपूर्वक दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ देखिए, आपको बता दें कि डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, बता के अगर चलते हैं तो फिर उतना बेहतर नहीं होगा, जिससे हम लोग यहाँ डिस्कस करके अगर आगे बढ़ते हैं तो और भी ज्ञान हम लोग का बढ़ेगा और आने वाले एग्जाम के लिए फायदा होगा। तो इसमें आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये पार्टी का नाम है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जब पूछ रहा है तो ये सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट होगा। ठीक है, वही जब पूछे प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी, तो वह सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन। अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये ऊपर दिया हुआ है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही एनी बेसेंट ने कोलकाता अधिवेशन 32वें अधिवेशन में 1917 में अध्यक्षता की, और भारतीय जो प्रथम महिला थी वो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है, तो ये तो सबको जानता होगा, इजिप्ट होगा, मतलब मिस्र, इजिप्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत ने निम्न में से किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो ये बता दें कि इस समय करंट का क्वेश्चन है, उस समय जिस समय एग्जाम हुआ था उस समय का करंट का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा निक्षेपण पाया जाता है, मतलब कि क्या भंडार पाया जाता है। तो सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो और वो भी किस चीज़ का पूछ रहा है? यूरेनियम का। तो यूरेनियम का क्या होगा? झारखंड होगा। तो झारखंड इसमें ऑप्शन में है नहीं,
तो उस समय जिस समय क्वेश्चन बना है उस समय बिहार और झारखंड, यानी कि बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड, तो ऑप्शन होगा ए, बिहार होगा। ठीक है, बिहार इसका ऑप्शन होगा। तो इसमें बता दें कि इसका झारखंड, यूरेनियम का जो भंडार है झारखंड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाले व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो एक सर्वेयर देखिए, या इसका ऑप्शन है एक सर्वेक्षक। तो ये कौन थे एक सर्वेक्षक? तो ये डिस्क्रिप्शन में हम लोग देखते हैं। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज भारत के गणितज्ञ और सर्वेक्षक राधानाथ सिकंदर द्वारा वर्ष 1852 में की गई थी। उस समय माउंट एवरेस्ट को XV के नाम से जाना जाता था। जॉर्ज एवरेस्ट उस समय भारत के सर्वेयर जनरल थे। इस चोटी का नाम इन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेडियम विख्यात रूप से क्रिकेट का काशी के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए, लॉर्ड्स, और ये कहाँ है? तो इंग्लैंड, लंदन में है। और इसका एक और नाम है जो क्रिकेट का मक्का भी कहा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैरी कार्पोरस किस खेल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है चेस। क्या होगा? चेस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद तीसरी आंख संबंधित है। तो तीसरी आंख से क्या मतलब है? जिस खेल में तीन मतलब सामने वाले दो व्यक्ति यानी एम्पायर से संबंधित है। तीसरी आंख मतलब कि जो पवेलियम यानी कि स्टेडियम जो होता है उसमें बैठा रहता है, और जो खेल का मैदान होता है उसमें दो लोग मौजूद होते हैं और उसके बाहर एक व्यक्ति बैठा रहता है। इसमें दो ऑप्शन है, हॉकी और क्रिकेट होगा, जिसमें एक रेफरी होता है वो बाहर होता है, बाहर से उसे जो बीच में उपस्थित होते हैं उन लोगों के निर्णय लेने में असमर्थ होने पर तीसरे व्यक्ति से सहयोग लिया जाता है। ये क्वेश्चन ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। इंडिया विंग्स फ्रीडम कि ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि एक पुस्तक से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसके बारे में आप जरूर ध्यान से पढ़ लें। जैसे नीचे दिया हुआ है, BD सावरकर का पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक की रचना किया था, और इंडिया डिवाइडेड का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सेम पुस्तक इसका ऑप्शन है बी, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी के और भी पुस्तक है जिसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। डॉटर ऑफ द ईस्ट के आत्मकथा किसका है? तो उसमें प्रेजेंट में भारत के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि इसमें कह सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बेनजीर भुट्टो की आत्मकथा है। तो क्या नाम है? डॉटर ऑफ द ईस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसके प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना? तो ये अशोक के प्रयास से बना था। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम राजवंश है? तो इसका इसमें देखते हैं मौर्य, पल्लव और गुप्त। तो इसमें सबसे पुराना है तो नंदवंश है। क्यों? क्योंकि इसका ट्रिक हम बता देते हैं, ये ऐसे याद कर लिया। हसीन मसूक शाह। कैसे? हसीन, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंदवंश, म से मौर्य वंश, और ये स से शुंग वंश, क से कौड़ा वंश, स से सातवाहन वंश। तो इस तरह आपको याद कर लीजिए। तो सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंदवंश। तो नंदवंश इसे ऑप्शन में क्या होगा? नंदवंश होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल के दौरान भारत स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो भारत जिसमें स्वतंत्र हुआ था कब? 1947 में। तो उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका क्लाइमेट एटलिफ है। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है, क्लाइमेट एटलिफ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की चित्रकला से निम्न चित्रों का वर्णन मिलता है। तो इसमें किसका मिलता है? तो यहाँ इसका ऑप्शन है सी, जातक का मिलता है। तो यहाँ बता दें कि ये अजंता की गुफा है कहाँ? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है, बहुत से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। तो यहाँ बता दें कि आपको जो 25 लोगों को 2022 में
अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो ये एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बहादुरी के साथ थल सेना जवानों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो ये आसान क्वेश्चन है, ये आपको कर सकते हैं, परमवीर चक्र। ठीक है, आपको यहाँ बताते कि ये 26 जनवरी 1950 को ये इस पुरस्कार देना स्टार्ट किया गया था, उस समय स्थापना किया गया था। तो यहाँ आप कमेंट के माध्यम से एक ज़रूर बताएं कि 26 जनवरी 1950 किस दिन के नाम से एक और जो क्या कहते हैं, जैसे कि अच्छा दिन है 26 जनवरी 1950 को, तो हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं, इसके बारे में भी जिक्र करें, बताएं कि ये 26 जनवरी 1950 से कौन सी घटना घटित हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपको यहाँ बता दें कि राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, कब से दिया जाता है? तो ये 1992 से दिया जाता है। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान दीजिए। अगला इसका आंसर देखते हैं, सबसे पहले कौन दिया गया था, किसे? तो सबसे पहले मदर टेरेसा को दिया गया था। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला, सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो सौर मंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। इसका ऑप्शन 21 का ऑप्शन ये होगा। ताम्रपत्र है, तो ताम्रपत्र क्या है? तो मौर्य साम्राज्य में संबंधित एक तांबे की प्लेट। ठीक है, ताम्रपत्र से क्या मतलब है? तो मौर्य साम्राज्य के संबंधित एक तांबे की प्लेट होती थी। इसका ऑप्शन बी होगा। भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक, सॉरी। हाथों में तराजू लिए आंखों पर पट्टी बांधे एक स्त्री किसका सर्वभौमिक है? सर्वभौमिक चिन्ह है, तो ये न्याय का है, सी न्याय का है। अगला क्वेश्चन, पद हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये विधि व्यवस्था, यानी कि जो 5 रीट है उसमें पहला रीट यही है। एडी लॉ जब पढ़ेंगे उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो उसमें 5 रीट विस्तार पूर्वक वहाँ पढ़ा जाता है, जिससे इससे भी आती है क्वेश्चन है। तो ये हैबियस कार्पस के बारे में तो क्या है? विधि व्यवस्था से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ध्वनि संचरण नहीं कर सकती। ध्वनि संचरण नहीं कर सकती, किस में नहीं करती है? तो ये निर्वात में नहीं करती है। ध्वनि संचरण निर्वात में नहीं करती है, तो इसका आंसर है डी। ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में आधा अधिक होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? तो पृथ्वी की जो आकृति की वजन से ऐसा होता है। तो पृथ्वी की क्या है? आकृति की वजन से ऐसा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन ए होगा। वैसे ऑप्शन और भी है, पढ़ सकते हैं। चूँकि पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा का आकर्षण अधिक होता है, ये होगा नहीं। चूँकि पृथ्वी की सतह पर सूर्य का आकर्षण सर्वाधिक होता है, ये भी नहीं होगा। खुले तालाब का जल भयंकर गर्मी, ये तो होगा नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुले तालाब का जल गर्मी को कम शीघ्रता से शोषित करता है। खुले तालाब का जल गर्मी में कम शीघ्रता से शोषित करता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये देखते हैं, जल के लगातार वाष्पोत्सर्जन की वजह से। अगला ऑप्शन क्या है? चूँकि वातावरण की तुलना में जल गर्मी को कम शीघ्रता से शोषित करता है। चूँकि वातावरण की तुलना में जल गर्मी को कम शीघ्रता से शोषित करता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। इसका ऑप्शन ए। मिट्टी के घड़े में जल का शीतलन बना रहना निर्भर करता है। मिट्टी के घड़े में जल का शीतलन बना रहना निर्भर करता है। जैसे गर्मियों के दिनों में जो हम लोग जो मिट्टी का जो घड़ा होता है उससे हम लोग पानी पीते हैं, जिससे ज़्यादा ठंडा पानी हमें मिल सके। तो उसके बारे में पूछ रहा है कि किसके कारण होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, बाह्य तापमान पर, वातावरणीय आर्द्रता पर, वायु पर। तो ये इसका ऑप्शन क्या है? बाह्य तापमान। तो बाहर की तापमान क्या होती है? गर्म होता है।
और वातावरणीय आर्द्रता यानी कि जो वातावरण उसको मिलता है तो क्या है, शुष्क, यानी कि आर्द्रता प्राप्त होता है। और तीसरा है कि वायु की वजह से, जो हवा होती है उसकी वजह से, तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। अगला देखते हैं, समुद्र के हरित पौधे मछलियों के शोषण हेतु लगभग लाभप्रद होता है क्योंकि, समुद्र के हरित पौधे मछलियों के शोषण हेतु लाभप्रद होता है क्योंकि, इसका पूछ रहे हैं तो ये क्यों लाभप्रद होता है, इसका ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, वे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, वे समान रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ये होगा नहीं तो ये सबसे पहले क्या है, तो जो समुद्र के हरित पौधे होते हैं क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, जो नाड़ी परीक्षण होता है परीक्षण, तो इसका ऑप्शन है हृदयगत, हार्ट बीट, इसका ऑप्शन हार्ट बीट। अगला क्वेश्चन, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नागरिकों को रक्तस्राव हो जाता है चूंकि, ऊंचे पहाड़ियों में नागरिकों को रक्तस्राव हो जाता है चूंकि, इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन देखते हैं, रुधिर वाहिनियों का दबाव बाह्य दबाव की तुलना में अधिक होता है, मैदानों की तुलना में ऊंचे स्थानों पर दबाव ऊंचे होता है, नीचे स्थानों पर रक्तचाप बढ़ जाता है और ऊंचे स्थानों पर रक्तचाप घट जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन ए होगा, रुधिर वाहिनियों का दबाव बाह्य दबाव की तुलना में अधिक होता है। अगला, मानव शरीर का कौन सा अंग विभिन्न अंगों का तापमान कार्यों में समन्वय में बैठाता है, तो इसका ऑप्शन क्या है, मस्तिष्क है। मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है, तो इसके बारे में भी आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि पिछली बार पूछा था भूमि का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसमें भी देखिए मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान को पूछ रहा है, तो इससे कोई क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, कालोलॉजी, ठीक है, इसका ऑप्शन ये होगा। निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जो निद्रा होती है वहाँ क्या है, रक्तचाप कभी भी बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा तो घबराहट होती है, घटेगा व्यक्ति शांत हो जाता है, और इसे सोया रहता है तो क्या है, घटता है। ब्लड प्रेशर इसी वैसे ही कहते हैं, जब ब्लड प्रेशर यानी बढ़ेगा तो घबराहट जाहिर सी बात होगी, तो निद्रा में पूछ रहा है तो निद्रा में क्या होगा, घटता है, इसका ऑप्शन बी होगा। सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल कम गर्म होती है क्यों, तो इसको बताइए, सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल कम गर्म होती है चूँकि, इसका आंसर देखते हैं, दोपहर की तुलना में प्रातःकाल किरणें ज़्यादा लंबा सफ़र तय करती है, ठीक है, इसको। और दूसरा, सूर्य प्रातःकाल कम गर्म होता है, प्रातःकाल पृथ्वी कम ऊष्मा को शोषित करती है, चौथा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, इसका ऑप्शन ए होगा, दोपहर की तुलना में प्रातःकाल किरणें ज़्यादा लंबा सफर तय करती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में ज़्यादातर पाचन पाया जाता है, मानव शरीर में ज़्यादातर पाचन कहाँ होती है, तो छोटी आंत में होती है, ऑप्शन सी। रेफ्रिजरेटर से में लंबे समय तक फल ताजे बने रहते हैं क्यों, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन निम्न ताप पर जैव रासायनिक प्रक्रिया की दर भी निम्न होती है, इसका ऑप्शन बी है। चंद्रग्रहण होता है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण बार बार पूछता है, चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण, तो चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण कब होता है ये जरूर पढ़िएगा। तो चंद्रग्रहण हम लोग देखते हैं, चंद्रग्रहण कब होता है,
सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, और सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के त्रिकोण बनती है। तो ये डी ऑप्शन तो ऐसे गलत है। आइए 3 में देखते हैं। तो 3 में देखते हैं, जो इसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है। बी पहला तो होगा नहीं, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है। अब आते हैं सी पे। सी का होता है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो सब जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो ये इसकी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ता है, पृथ्वी ढक लेता है, इसकी वजह से चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा भोजन करने के बाद किसी को सांस लेने में कठिनाई होती है, क्यों? तो ज़्यादा भोजन करने के बाद तो यहाँ मांसपेशियों का चलन धीमा हो जाता है। हो सकता है अधिक करेंगे तो भाई ऐसा तो होगा। अगला क्वेश्चन, आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ कौन सी धातु मिलाया जाता है? तो यहाँ देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको आयोग ने डिलीट कर दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ तांबे का प्रयोग किया जाता है, और तांबा इसमें जो दिया हुआ देखिए यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सामान्यतः आभूषण बनाते समय स्वर्ण द्वारा चांदी और तांबा धातु बनाया जाता है, मिलाया जाता है। अधिकांश तांबे का प्रयोग किया जाता है। स्वर्ण बहुत ही मुलायम धातु है, जिसके कारण यह आभूषण आसानी से टूट मुड़ जाता है। टूटने और मुड़ने के बचाव के तांबा और धातु को मिलाया जाता है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन डिलीट किया गया था आयोग। एप्पल का सर्वोत्कृष्ट गुण यह था कि यह क्या है? एक भारतीय उपग्रह है। क्या है? एक भारतीय उपग्रह है। इसका ऑप्शन डी। शून्य का विचार प्रथमतः किसने किया था? फर्स्ट टाइम किसने किया था शून्य का विचार? तो शून्य का विचार किसने किया था? भारतीयों ने किया था। भारत में किसने किया था? तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन सी होगा। तो इसमें देखते हैं, शून्य का विचार आविष्कार सर्वप्रथम भारत में हुआ था शून्य, और इसके संचालन को पहली बार खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त ने परिभाषित किया था। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये पूछता है विद्युत परिपथ में। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हम लोग ऑप्शन पहले देखते हैं। परिचालन में विद्युत हास्य को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज स्तर को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। विद्युत तार को गर्म होने से बचाने के लिए किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है अत्यधिक उच्च विद्युत को परिपथ से गुजरने से रोकने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन चौथा क्या दे रहा है? डी दे रहा है। समुद्र दूरी को मापा जाता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग जरूर बता देंगे। इसका नाटिकल मील है, तो ये जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। 12 नाटिकल मील के बारे में, 200 नाटिकल मील के बारे में, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन विद्युत का सर्वोच्च चालक है? तो इसका विद्युत चालक कभी भी कहा जाता है कि जो गर्म जल की बात करता है, तो इसमें जो शुद्ध जल, शीतल जल, गर्म जल और अशुद्ध जल, तो इसमें सबसे सर्वोत्तम जो होगा वह गर्म जल होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आँख में रेटिना कार्य करती है, तो आँख में क्या करता है? कैमरे के फिल्म की तरह अपना जो पिक्चर होता है वह सीधे उतार लेता है, वो रेटिना का काम करता है। तो कैमरे की फिल्म की तरह, यानी कि इसका सी ऑप्शन है। हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं है सिवाय, इसके बारे में पूछता है। तो क्या है? कार्बन का एक रूप होता है। हीरा क्या है सर? कार्बन का एक रूप है। ऑप्शन सी है। सोडा पानी में प्रमुख गैस होता है, तो सोडा पानी में कौन सा गैस होता है? तो सोडा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? तो किसके माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है? तो आरसीबी जिसे बोलते हैं। क्या है? रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रुधिर कणिकाओं के माध्यम से। ऑप्शन है सॉरी।
तो ये जीके जीएस का 50 क्वेश्चन, जिसमें आपको शुरू में ही बताया था कि 25वीं जो न्यायिक सेवा परीक्षा हुई थी उसमें 50 जीएस और 50 लाख का क्वेश्चन पूछा गया था। 100 क्वेश्चन का ही ये पेपर हो जाता है। और उसके बाद 100 क्वेश्चन जीएस का और 150 क्वेश्चन ला का होने लगा। ठीक है, तो हम लोग आज 50 क्वेश्चन जीके जीएस का को कवर कर चुके हैं और ला को भी एक बार कवर करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है, तो इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ते हैं। मध्यस्थ के समस्त कार्रवाई पर लागू होता है। तो ये कहाँ, ये सीधे सीधे आप जो डिक्लेरेशन अच्छा सेक्शन 3 में एविडेंस का क्लास जब पढ़ेंगे तो उसमें सीधे सीधे कहता है कि मध्यस्थों पर साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा। ये होगा नहीं। दूसरा, मध्यस्थ के समस्त कार्रवाई को लागू नहीं होती है, तो ये सीधे कहता है, मना करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जहाँ कहीं भी यह उल्लंघित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ तो तथ्य की उपधारणा कर सकेगा। क्या कर रहा है कि कोर्ट में भी प्रिज्यूम फैक्ट, तो क्या देखते हैं क्या कहता है, उन तथ्य का सबूत मांग सकेगा। न्यायालय उन तथ्य को साबित तथ्य के रूप में धारणा करने को बाध्य है। पक्षकार उस तथ्य और बतौर साबित तथ्य उपधारणा कर सकते हैं, वह एक निश्चायक सबूत होगा। बिल्कुल नहीं, निश्चायक सबूत तो होगा नहीं, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसका ऑप्शन ए होगा, जो उस तथ्य का सबूत मांग सकेगा। तो क्या होता है, 3 तथ्य की उपधारणा के बारे में कितना है, सेक्शन 4 बताया गया है। तो इसमें 3 उपधारणाएं बताती है, कर सकेगा, करेगा और निश्चायक, जिसमें तीनों का इंग्लिश अलग अलग है। एक है मे प्रिज्यूम, कर सकेगा, एक है सेल प्रिज्यूम और तीसरा कंक्लूसिव ट्रूथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान अधीन है। तो इसको देखते हैं। स्वीकृतियाँ संस्कृतियाँ एक अर्थ में है, एक ही अर्थ में है। स्वीकृतियों और संस्कृतियों के भिन्न भिन्न अर्थ है। और स्वीकृतियाँ दंडिक विचारण का विषय है, संस्कृतियाँ सिविल विचार का विषय है। तो ये आप बताते हैं कि स्वीकृतियाँ जो एडमिशन की बात है सेक्शन 17 में बताता है, और संस्कृतियाँ क्या बताता है सेक्शन 24 है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, लेकिन अर्थ क्या है, अलग है। तो भिन्न भिन्न अर्थ हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन बी होगा। बही खाता में की सुसंगत प्रविष्टियाँ मात्र ही, तो क्या है बही खाता में जो लिखी हुई है, तो क्या वो जो लिखा गया है वो क्या वो सुसंगत होगा कि नहीं, इसके बारे में पूछ रहा है। किसी व्यक्ति को दायित्वाधीन करने के लिए पर्याप्त है, दंडिक विचार में ली जा सकती है। किसी व्यक्ति को दायित्वाधीन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और एक वाद का निस्तारण करने में न्यायाधीश की मदद कर सकती है। तो इसका ऑप्शन क्या है, सीधे सीधे बही खाता में जो प्रविष्टि की गई है वो बता रहा है कि ये दायित्वाधीन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसके किस सेक्शन में बताया गया, तो 34 में ये बताया गया है, 34 है। ऑप्शन सी होगा। न्यायालय के समक्ष प्रश्न जहाज के टूट जाने का है, जहाज के कप्तान द्वारा इसका खंडन किया गया, हाजिरी प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी। ठीक है, तो ये इसके बारे में पूछ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, एक तथ्य सुसंगत नहीं है। ठीक, न्यायाधीश इस पर विचार नहीं कर सकता, और अनुश्रित साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है, ऐसे सुसंगत तथ्य है। तो इसमें रेलिवेंट फैक्ट है कि नहीं है, इसके बारे में न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठता है। तो जो विवादक तथ्य है उसी से संबंधित अगर खंडन किया जाता है तो वह रेलिवेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। दंडिक मामले में यह तथ्य का अभियुक्त व्यक्ति अच्छे चरित्र का है। तो आपको बता दें कि जो सेक्शन 52 से लेके 55 तक है, तो इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार लिख के जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है। क्योंकि 52 और 55 का कलेक्शन एक साथ है, और 53 और 54 का कनेक्शन एक साथ है। तो इस तरह पढ़ेंगे। इसी में अमेंडमेंट भी है, 53A भी है और 55A भी है, इसका अमेंडमेंट भी है, तो ये भी जरूर पढ़ लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है। तो उन दांडिक मामले में अभियुक्त का जो व्यक्ति अभियुक्त है उसके अच्छे चरित्र के बारे में कह रहा है, तो क्या होगा, ये सेक्शन 53 बताता है कि ये रेलिवेंट होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। किसी दस्तावेज के अंतर्गत को साबित किया जा सकता है, यह सेक्शन किससे है, यह सेक्शन 59 से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन इसके प्राथमिक तथा द्वितीयक साक्ष्य द्वारा
उस गवाह की परीक्षा द्वारा जिसने दस्तावेज को नहीं देखा, बाह्य साक्ष्य पर विचार करके और किसी साक्ष्य के बिना। तो इसका ऑप्शन क्या बता रहा है? प्राथमिक और द्वितीय साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। तो पता अंतर्वस्त्र को साबित किया जा सकेगा। तो किसी दस्तावेज के अंतर्वस्त्र को कैसे साबित किया? तो जब वो 59 पढ़ेंगे 59, तो उसमें बताता है कि किसी भी दस्तावेज को अंतर्वस्त्र को साबित करने के लिए मौखिक या लिखित साबित किया जाता है, सिवाय 22 और 22A के बारे में छोड़कर। ठीक है, तो इस पर एविडेंस एक्ट को जब पढ़ा जाएगा तो उसमें विस्तारपूर्वक आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन, जब कोई दस्तावेज की जिसका मुख्तारनामा होना तात्पर्य है और विधि द्वारा यह अपेक्षित सम्यक्ता अभी प्रमाणित है तो पेश किया जा सकता है। ये किस सेक्शन से है? तो 85 से है। ये सेक्शन 85, इसमें मुख्तारनामा के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। न्यायालय इसे निश्चायक सबूत के रूप में ले सकेगा। न्यायालय उसके विवादक, निष्पादक और अभिप्रारण की अवधारणा कर सकेगा। न्यायालय इसके निष्पादन और अभिप्रारण की अवधारणा करेगा और यह कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखिए, न्यायालय इसके निष्पादन और अभिप्रारण की अवधारणा करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम की बात कर रहा है। तो ऑप्शन सी। जब में प्रिज्यूम पढ़ेंगे तो 7-9 से स्टार्ट होगा, और नहीं में प्रिज्यूम जब पढ़ेंगे तो ये आपको 86 से होगा। और सेल्फ प्रिज्यूम पढ़ेंगे तो 7-9 से स्टार्ट होगा। तो कुछ सेक्शन है जो इसमें 9 सेक्शन है, इसमें भी इसमें 10 सेक्शन है जो बताता है कि सेल्फ प्रिज्यूम क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार जो उस मामले के भारतीय दंड संहिता की अवधारणा अपवादों में से किसी के अंतर्गत लाता है। तो इसमें कौन बताएगा? तो अभियुक्त तो बताता है कि बताएगा, क्योंकि वही साबित करे कि हाँ जो हमको मिला हुआ है अपवाद जो IPC में है उसके तहत हमें छूट प्राप्त है, तो वह उसी को बताना होगा। तो एविडेंस एक्ट के तहत पूछ रहा है, तो एविडेंस एक्ट बताता है 105 में कि आप साबित करिए कि आप IPC के अपवाद के अंतर्गत आपका अपराध आता है जो छूट प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। सच की ग्रहणीयता निर्णित की जानी चाहिए। तो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस टू बी डिसाइडेड बाय, तो ये इसके बारे में बता रहा है। तो कौन करेगा? तो यह न्यायाधीश करेगा। इसका ऑप्शन बी होगा। ये सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायाधीश बी के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस ऑफिसर की हत्या करने का प्रयास किया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं। बी की परीक्षा की जा सकेगी, क्या घटित हुआ था? बी की यह परीक्षा नहीं की जाएगी तो होगा नहीं। बी ने प्रश्न नहीं पूछे जा सके, बी से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, बी को यह शपथ नहीं दिलाई, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन ये होगा। सहायक सेशन जज द्वारा पारित आजीवन कारावास का दंड। तो सहायक सेशन द्वारा जो आजीवन कारावास का दंड है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उच्च न्यायालय की पुष्टि की अधीन है, उसकी शक्ति के बाहर है, उच्चतम न्यायालय की पुष्टि के अधीन है और पक्षकारों की सुनवाई के बिना ही पारित किया जा सकता है। ऑप्शन होगा नहीं। तो इसको देखते हैं। तो सहायक सेशन जज द्वारा आजीवन कारावास दिया जा सकता है क्या? तो इसके बारे में हम लोग जब CRPC पढ़ेंगे सेक्शन 28, 29, तो यहाँ हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि सहायक सेशन न्यायालय का क्या दंड देने का अधिकार था। ठीक, तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसका तो उसके शक्ति से बाहर है, तो इसका आंसर क्या होगा? उसके शक्ति से बाहर का आंसर है। डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। सॉरी 28 बताए हैं, तो एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ निश्चित मामलों में कोई पुलिस अधिकारी तो क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वारंट के बगैर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो क्या है? तो ये आप जब पढ़ेंगे सेक्शन 41 तो उसमें बताता है कि आप कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी होगा। इसका ऑप्शन बी होगा। कोई संपत्ति जिसकी चुराई हुई होना कथित है वो संदेहास्पद है तो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जब्त नहीं किया जा सकता।
किसी पुलिस अधिकारी को जब्त किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। क्लियर अभी है ही नहीं है किसके कैसी संपत्ति है, तो ये जब्त किया जा सकता है। यदि पति ने किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया है और अथवा रखेल रखता है, तो उसके साथ निवास करने से उसकी पत्नी द्वारा किया गया इनकार न्यायपूर्ण आधार है। ठीक है, उसके साथ निवास करने के लिए पत्नी है तो न्यायपूर्ण आधार नहीं है, और किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेने के लिए पत्नी का न्यायपूर्ण आधार है पत्नी, तो इसका ऑप्शन वही ये होगा। तो ये क्या है कि वह न्यायपूर्ण आधार होगा पत्नी का, अलग रह सकती है। भरण पोषण की रकम में परिवर्तन करने का आदेश करने वाला कोई मजिस्ट्रेट, तो कोई मजिस्ट्रेट तो क्या है, फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है। तो न्यूनतम बताया गया है क्या, तो न्यूनतम कहीं है नहीं। इसमें क्या करा है, रकम की 500 प्रतिमाह बढ़ा सकेगा, और अधिकतम नहीं कहा है, तो रकम को 500 रुपये से अधिक नहीं बढ़ा सकेगा, तो इसमें तो ऑप्शन होगा नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, प्रार्थना पत्र और समग्र खारिज कर सकता है। जहां एक ही उच्च न्यायालय के 2 अधीनस्थ न्यायालयों ने एक ही अपराध का संज्ञान ले लिया है, और यह प्रश्न उठता है कि उनमें से कौन सा अपराध संज्ञान का विचार करेगा, संज्ञान करेगा, उसके बारे में बता रहा है। तो उन न्यायालयों में से कोई एक न्यायालय उस प्रश्न को निर्णित करेगा, बिल्कुल नहीं। किसी न्यायालय द्वारा प्रश्न निर्णय नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। प्रश्न संबंधी उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित किया जाएगा, प्रश्न को पक्षकार पर ही छोड़ना, बिल्कुल नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। यदि किसी मजिस्ट्रेट को परिवाद लिखित में किया जाता है तो अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो क्या करेगा वह खारिज कर देगा, बिल्कुल नहीं। वह परिवादी को निर्णय करेगा, बिल्कुल नहीं। वह परिवाद का निर्णय करेगा। इस विषय में तो ये ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। गिरफ्तार की आशंका करने वाले व्यक्ति जमानत क्या है, गिरफ्तार की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत क्या होगा, कैसे हो सकता है, किसके द्वारा होगा, तो ये देखिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा प्रदान की जा सकेगी, मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की जा सके, अधिकार का मामला है, और किसी भी न्यायालय द्वारा विचारित नहीं की जा सकती, तो बिल्कुल नहीं। तो क्या है, उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय है। तो आशंका है तो इसको क्या कहते हैं, IT सेक्रेटरी बिल कहते हैं, जिसको 438 के बारे में बताता है। ये आशंका है किसी भी अजमानती अपराध के बारे में, तो आप अग्रिम जमानत दाखिल कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन में और हाई कोर्ट में, दोनों में। ठीक है। किसी महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील की जा सकेगी, तो इसका कहाँ है, दोषसिद्धि से अपील, तो 37(8) में है। तो इसके बारे में ये देखिए दिया हुआ है 37(8) ये कहाँ किया जा सकता है, तो महानगर मजिस्ट्रेट है तो सेशन न्यायालय में किया जा सकेगा। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय का रजिस्टर जब उसे राज्य सरकार द्वारा अधिकारिता प्रदान की गई हो, तो वह क्या कर सकता है, सीमित धन अधिकारिता के वादों का परीक्षण कर सकेगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम के अधीन कोई लघुवाद न्यायालय द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट वादों का संज्ञान नहीं ले सकता। ऑप्शन ए होगा। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय सरकार केंद्र राज्य के विरुद्ध वाद का भी परीक्षण कर सकता है, बंधक से संबंधित वाद का परीक्षण कर सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरुद्ध किसी वाद का परीक्षण नहीं कर सकता है, और विद्वेषपूर्ण अभियोजन हेतु आपूर्ति के वाद का परीक्षण कर सकता है, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या प्रांतीय जो लघुवाद न्यायालय है वह केंद्रीय और राज्य का जो भी विरुद्ध वाद परीक्षण है तो उसका वह परीक्षण नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी होगा। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय की किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील यदि परिवर्तित हो तो की जा सकेगी, तो ये कहाँ की जा सकती है, जिला न्यायालय में किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए होगा। जहाँ तक प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम में प्रावधानित है, एक डिक्री या आर्डर या सदनियम के अंदर पारित किया गया है वह है, तो क्या है, अपीलनीय है, अपील किया जा सकता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद प्रांतीय लघुवाद न्यायालय की संज्ञा से बाहर बताया गया है, जिसे लघुवाद न्यायालय के बाहर है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन
निषेधाज्ञा प्राप्त है क्या है इंजन प्राप्त करने के लिए कोई वाद, दुर्व्यर्थ निषेध हेतु एक वाद, और संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का कोई वाद। चौथा ऑप्शन है भवन किराया से अन्यथा किराए की वसूली हेतु एक वाद। तो ये इसका ऑप्शन क्या बता रहा है, ये बता रहा है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887 की द्वितीय अनुसूची में प्रविष्टि 17 के अनुसार निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए वाद के न्यायालय संज्ञान से बाहर है। आगे देखते हैं मध्यस्थता में सुलह अधिनियम 1986 के अंतर्गत परिभाषा न्यायालय की परिभाषा दिया गया है। तो ये तात्पर्य जिले के वास्तविक प्रारंभिक अधिकारिता का प्रारंभ सिविल न्यायालय और उच्च न्यायालय से है। प्रारंभिक अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई सिविल न्यायालय या लघुवाद न्यायालय शामिल है, जैसे तात्पर्य माननीय मजिस्ट्रेट न्यायालय है और इसे तात्पर्य राजस्व न्यायालय है। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन तात्पर्य जिले वास्तविक और प्रारंभिक और सिविल न्यायालय उच्च न्यायालय से आता है। तो इसका ऑप्शन इसका अस्पष्टता अवैध और शुद्ध रूप से दांडिक मामलों को मध्यस्थम को निर्दिष्ट किया बिल्कुल नहीं, मध्यस्थम को निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी है। मध्यस्थम में विनिर्दिष्ट विधि के प्रश्न को, जो मध्यस्थम विधि के प्रश्न है उसके बारे में पूछ रहा है। मध्यस्थम में विनिर्दिष्ट विधि के प्रश्न को मध्यस्थम को निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा है मध्यस्थम को निर्दिष्ट किया जा सकता है। मध्यस्थम निर्दिष्ट करने के लिए पक्षकारगण निर्णय कर सकते हैं। तो इस सबसे पहले मध्यस्थम विधि के प्रश्न होता है तो मध्यस्थम निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन ये होगा। मध्यस्थम करार का कोई पक्षकार, मध्यस्थम करार का कोई पक्षकार डिग्री पारित करने के पूर्व किसी भी स्तर पर स्थगन हेतु आवेदन कर सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन बी है। मध्यस्थम का कोई भी पक्षकार क्या हो सकता है, मध्यस्थम की संख्या निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु ऐसी संख्या सम संख्या नहीं होगी। मध्यस्थम का कोई पक्षकार क्या है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। मध्यस्थ, मध्यस्थ के बारे में पूछ रहा है। तो मध्यस्थ भारतीय राष्ट्रीयता का व्यक्ति होना चाहिए, जो आर्बिट्रेटर की बात कर रहा है, आर्बिट्रेटर। तो वो अवयस्क भी हो सकेगा बिल्कुल नहीं। जब वो पक्षकार अन्यथा सहमत न हो तो किसी भी राष्ट्रीयता का हो सकता है। विषय वस्तु में हितवादी कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ तो हो सकता है, लेकिन ये पूछ रहा है मध्यस्थ होगा। जब पक्षकार अन्यथा सहमत न हो तो किसी भी राष्ट्रीयता का हो सकता है। तो जनरली यही होता है कि जो व्यक्ति है वो अपने देश से ही आर्बिट्रेटर नियुक्त कर सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। मध्यस्थ, मध्यस्थ के बारे में फिर पूछ रहा है यहाँ पे। तो हटाया जा सकता है यदि वो दिवालिया न हो, ठीक है। हटाया जा सकता है यदि वह रिवोकेशन चाहने वाले पक्षकार के विरुद्ध गुप्त कार्रवाई और योजना के तौर गवाही से उपस्थित होगा, उसे हटाया जा यदि औचार का दोषी न भी हो तो हटाया जा सकता है। तो इसको ऑप्शन सी होगा। मध्यस्थ अभिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता है भारतीय शासन नियम से बाध्य नहीं है। तो सीधे सीधे मना किया गया है, तो कहाँ से पर्याप्त कारण के बिना स्थगन के अनुरोध को नामंजूर करना क्या होगा, कार्रवाई को दूषित करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराएं संसद द्वारा संशोधित की जा सकती है, उच्च न्यायालय अथवा राज्य विधायिका द्वारा संशोधित की जा सकती है, वाद की सुनवाई करने वाले न्यायालय द्वारा संशोधित की जा सकती है। तो क्या है, संसद द्वारा संशोधित की जा सकती है। सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में आदेश और नियम क्या है, केवल दिशा निर्देश है, बिल्कुल नहीं। यह धारा के प्रावधानों के अभिभावी होगा, बिल्कुल नहीं। यह धारा के प्रावधानों के अध्यारोप नहीं कर सकता, तो इसका सी होगा। किसी भी द्वारा धन संबंधी या अन्य परिसीमा के अधीन अचल संपत्ति कब्जे की प्राप्ति का वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाना चाहिए
तो धन संबंधी है तो कहाँ होगा? जिस स्थानीय अधिकार का संपत्ति अवस्थित है। ऑप्शन डी। रिच जुडिकेटर सेक्शन 11 से CPC के बारे में बता रहा है। तो ये दंडिक कार्रवाई पर भी लागू होती है, केवल वाद में लागू होती है, या निष्पादन कार्रवाई में भी लागू होती है। तो ये निष्पादन कार्रवाई जो बताता है ये आप में पढ़ेंगे उसका स्पष्टीकरण 7 वहाँ बताया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, झूठ या तंग करने वाले दावे और बचाव के संबंध में क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये सेक्शन 35 है यानी कि दिया हुआ है, तो 3000 रुपये है इसका चार्ज, जुर्माना लगाया जा सकता है। बही खाता डिक्री के निष्पादन में कुर्की और विक्रय हेतु दायी है। डिक्री के निष्पादन में कुर्की और विक्रय हेतु दायी नहीं है। डिक्री के दृष्टि से साक्ष्य नहीं है, विधि की दृष्टि से साक्ष्य नहीं है, वाद के निपटाने के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य हो सकता है। बिल्कुल नहीं, तो जो बही खाता है अपनी काफी काम तो वहाँ कुर्की नहीं की जा सकती है। समझिए अपील की जाएगी न्यायालय द्वारा पारित सभी आदेशों पर। बिल्कुल नहीं। सिविल प्रक्रिया संहिता यथाहित ऐसे आदेशों मात्र से ही। जिला न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश। बिल्कुल नहीं। डी क्या करता है? जिला न्यायालय के पारित नहीं, इसका क्या होगा? बी ऑप्शन। सिविल प्रक्रिया संहिता जब राज्य मंत्रियों को न्यायालय में उपस्थित छूट प्रदान करता है, न्यायालय में स्वयं उपस्थित से किसी व्यक्ति को छूट नहीं प्रदान करता है, तो इसके बारे में ऑप्शन ए है जो छूट प्रदान करता है राज्य सरकार। कोई वादी एक ही वाद में तमाम वाद कारणों को संयुक्त नहीं कर सकता है। उसी प्रतिवादी के विरुद्ध उसी वाद में एक से अधिक वाद कारणों को संयुक्त कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। ऑप्शन बी। न्यायालय कार्रवाई के किसी प्रकरण पर अभिवचन में संशोधन की अनुज्ञा कर सकता है। कोई पक्षकार किसी भी प्रकरण पर अपने अभिवचन संशोधन कर सकता है। अभिवचन के संशोधन की अनुज्ञा नहीं कर सकता है और केवल लिखित कथन में संशोधन की अनुज्ञा कर सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन कार्रवाई के किसी भी प्रकरण पर अभिवचन में संशोधन करने का अनुज्ञा यानी अनुदेश दे सकता है। न्यायालय को कार्रवाई के किसी भी प्रकरण संस्कारों की स्वीकृति अभिलिखित करने की कोई शक्ति नहीं है। बिल्कुल कहेंगे केवल विधि के बिंदु पर स्वीकृतियों को अभिलिखित करने की शक्ति प्रदान करता है। कार्रवाई के किसी भी प्रकरण पर पक्षकारों की स्वीकृतियाँ अभिलिखित करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये ऑप्शन सी। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं हाजिर होकर साक्ष्य देने के लिए तब तक आदेशित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह न्यायालय में 50 किलोमीटर के भीतर। बिल्कुल नहीं। जब तक कि वह न्याय सदन से 100 किलोमीटर के भीतर निवास में करता है। और नहीं। जब तक कि वह न्यायालय में 1000। बिल्कुल नहीं। जब तक कि 500 इसका जिक्र है नहीं, तो ये कुछ कितना होगा? ये 50 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर बताया गया है। न्यायालय में दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र राज्य के किसी मंत्री द्वारा अभी प्रमाणित किया जा सकता है। अच्छा। पीठासीन न्यायाधीश के अलावा किसी भी के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता है और किसी न्यायाधीश किसी मजिस्ट्रेट प्रयास से सी होगा। किसी आदेश या किसी डिग्री के पुनर्विलोपन हेतु प्रार्थना पत्र दिया जा सकेगा। अपीलीय न्यायालय को किसी पक्षकार अधिवक्ता द्वारा, सेशन न्यायाधीश द्वारा, उस न्यायालय जिसके आदेश से डिग्री पारित किया हो तो वही किया जाएगा ना रिव्यू। ठीक है। क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा। तो जो इनहेरेंट पावर है उसके बारे में, न्यायालय के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए या न्यायालय के आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए। ठीक है। उस समय भी जब सिविल प्रक्रिया संहिता में उम्मीद प्रदान हो, पक्षकार की सहायता करने के लिए, न्याय के उद्देश्यों को असफल करने के लिए। तो यहाँ पहला ऑप्शन होगा इसका। ठीक है। तो इस तरह हम लोग आज का 100 क्वेश्चन सभी देख लिया है। तो
तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग इसी तरह अगले नेक्स्ट वीडियो में और भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।